और आज इसी पर आधारित हमारा विशेष है सांस्कृतिक विविधता भारत की विशेषता। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक दीवान साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले 40 साल से पूर्वोत्तर मामलों पर ही उनकी पत्रकारिता केंद्रित रही है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संपादक ऑर्गेनाइजर। प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, आज असम के लिए बहुत बड़ा दिन है और असम के लिए नहीं, पूर्वोत्तर के लिए कई मायनों में तमाम विकास की परियोजनाओं के साथ साथ ही जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने असम की धरती से ही युवाओं से भी आह्वान किया। सांस्कृतिक विरासत भारत की वो ताकत है जो भारत को जोड़ती है, सांस्कृतिक विविधता जोड़ती है। लेकिन इस सांस्कृतिक विविधता को हर राज्य एक दूसरे के उस विविधता को महसूस करे, इसके लिए जरूरी थी एक कल्चरल कनेक्टिविटी, और उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत रही है हमेशा से पूर्वोत्तर के साथ देश के अन्य हिस्सों की कनेक्टिविटी। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप 40 साल से इस क्षेत्र में आप काम करते रहे हैं, आपकी विशेषज्ञता रही है, इन 40 सालों में और अगर इस 9 साल के इस सफर को हम देखते हैं भारत और पूर्वोत्तर में, किस तरह का फर्क आप महसूस करते हैं? आपको अपना उदाहरण देना चाहूंगा। 40 साल पहले जब मुझे मणिपुर इम्फाल जाना होता था तो मैं सुबह 6:30 बजे की फ्लाइट लेता था, 6:30 या 7 बजे की। उस टाइम 737 होता था एयरक्राफ्ट, जो दिल्ली से पहले जाता था पटना, पटना से बागडोगरा, बागडोगरा से गुवाहाटी, गुवाहाटी के बाद वो जाता था इम्फाल, फिर इम्फाल के बाद जाता था सिलचर और कोलकाता पहुंच जाता था। अब सुबह 7 बजे से चल के अगर आप 3 बजे वहाँ पहुँचते थे तो ऐसी हालत थी उस टाइम। आज की तारीख में आप इम्फाल जाना चाहते हैं तो आपको यू कैन चूज, आप चूज कर सकते हैं कौन सी एयरलाइन से जाऊं, और वहां जाने के लिए कितनी फ्लाइट्स हैं मुझे नंबर भी याद नहीं है आज की तारीख में। तो ये है कनेक्टिविटी, और ये नहीं है कि सिर्फ एयरलाइन ही चल रही हैं। अब आज की तारीख में आप दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश की जो पुरानी कैपिटल है नाहरलागुन, वो मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर दूर है ईटानगर से, जो नई कैपिटल है जी। वहां के लिए दिल्ली से 2 बारी राजधानी जाती है हफ्ते में। इससे ये लोगों को कनेक्ट कर रही है। सुविधा तो है ही वहां के लोगों के लिए आने जाने की और बाहर के लोगों के जाने की। दैट इज हाउ वी हैव कनेक्टेड पीपल। अब दीवान जी, जो ये खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहे हैं और बिहू का जो आज रिकॉर्ड असम ने बनाया है, क्या आपको लगता है इस सांस्कृतिक विरासत, इस सांस्कृतिक खूबसूरती को महसूस करने के लिए भी लोगों को इन राज्यों तक पहुंचने की जरूरत है? क्या पिछली सरकारों ने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पहलू होता है जो आपस में लोगों को जोड़ता है, उन दूरियों को कम करता है। देखिए, पिछली सरकारों की बात ना ही करे तो अच्छा है। कुछ मुझे नहीं लगता कुछ इस तरह का कंक्रीट एफर्ट कभी हुआ। 9 साल में आप सबसे पहले जो मोदी सरकार जब आई 2014 में, जिसका चेंज लोगों ने महसूस किया और आज उसका आनंद ले रहे हैं। सबसे पहले सरकार ने जो वहां मीटर गेज थी उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया। आज की तारीख में पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई मीटर गेज गाड़ी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आप यहां से जाते थे बरौनी, बरौनी से छोटी लाइन की, जिसको मीटर गेज जिसको छोटी लाइन कहा जाता था, वहां से गाड़ी चेंज होती थी। आज की तारीख में आप दिल्ली से सीधा बाई ट्रेन सब जगह जा सकते हैं, और सरकार का ये दावा है कि शायद 2023 के आखिर में 2024 तक पूरी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं सबको रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया जाएगा जी, जो जहां उसके लिए बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये लोगों के लिए है, लोगों को मिलाने की प्रतिक्रिया है। तो नेचुरली जब इस तरह की सुविधा होगी, बाहर के लोग क्यों नहीं जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में? आप देखिए, वहां पे कामाख्या देवी का टेम्पल है जो पूरे देश से वहां पे जो मानते हैं वो लोग जाते हैं गुवाहाटी में। अरुणाचल में परशुराम कुंड है जहां साल में एक बार ही मेला लगता है। उसके लिए भी केंद्र सरकार ने उसको एक रिलीजियस साइट के लिए एक्सेप्ट किया है और उसकी भी डेवलपमेंट की जा रही है। तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं है कि लोग जा नहीं रहे हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जी नागालैंड में किसामा जगह है जो कोहिमा जो कैपिटल है उससे 8-10-12 किलोमीटर दूर है। वहाँ कल्चरल विलेज बना हुआ है। वहाँ पे 10 दिन का एनुअल फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। आपको शायद हैरानी होगी कि अगर आप
वहाँ पे होटल 3-4 महीने पहले बुक नहीं करते हैं तो उस दौरान आपको एकोमोडेशन वहाँ नहीं मिलती। और ऐसे ही मणिपुर में संगाई फेस्टिवल होता है, और मिजोरम में चपचारकुट होता है जो हर मार्च के महीने में मनाया जाता है, उसमें भी बाहर से लोग जाते हैं, विदेशी भी जाते हैं। तो ऐसे ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में फेस्टिवल जो है वो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और आपको एक चीज और बताऊं, सिर्फ ये नाच या ट्रेडिशनल डांसेस का फेस्टिवल ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जेके टायर्स 5-6 साल से एक कार रैली का आयोजन कर रहे हैं, स्पॉन्सर करते हैं जी। इतनी दूर जाके रैली जो होती है वहां पे, उसमें पूरे देश से जो मोटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग वहां जाते हैं। दम्बुक एक जगह है, वहां पे ये कार रैली होती है। तो ये एक टूरिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए या लोगों को कनेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, ये सब हो रहा है वहां पे जी। प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि बिहू को केवल शाब्दिक अर्थों में नहीं समझा जा सकता है, उसके समझने के लिए भावनाओं और एहसासों की जरूरत होती है। इस मौके से प्रधानमंत्री ने एक बड़ा आह्वान भी करा। यहाँ पर मौजूद इतनी बड़ी संख्या में युवा जो था, उससे उन्होंने आह्वान करा कि भारत में एक बड़े बदलाव के वाहक बनेंगे यही युवा। किस तरह से आप देखते हैं, आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने विपक्ष पर भी हमला करा और उन्होंने कहा कि क्रेडिट की जो एक भूख थी, उस भूख के लिए भी बहुत सारे काम नहीं हुए हैं। जी ऋतु, अभी दीपक जी ने जैसे कहा कि एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक इमोशनल कनेक्टिविटी को भी बढ़ाता है। टायरनी ऑफ डिस्टेंस कहा जाता था, आज प्रधानमंत्री जी ने भी उसका उल्लेख किया। लेकिन इसके साथ साथ एक कल्चरल कनेक्टिविटी भी समझ में आती है। देखिए, आज वहां पे बिहू मनाया गया, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्यों में इसी तरीके से नए वर्ष के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। आज तमिलनाडु में पुतांडु मनाया गया, आज बैसाखी का भी त्योहार मनाया गया। आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो वो आपको बताएंगे, वहां का कॉमन आदमी यही बताएगा कि भाई हमारा नया फेस्टिवल शुरू हो रहा है, हमारा नया किसान खेती का सीजन शुरू हो रहा है। तो आप जब ये देखते हो तो आपको केवल विविधता नहीं ध्यान में आती, भारत की इसमें जो जुड़ी हुई एक एकता है, जो सांस्कृतिक एकता है, वो भी ध्यान में आती है। विविधता तो बाहरी हमारा सेलिब्रेशन है, लेकिन उसके पीछे का विचार सबका एक जैसा है, ये भी ध्यान में आता है। बिहू का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना और 31 जिलों से 11,000 युवा इकट्ठा आना बिहू डांस के लिए, ये अपने आप में मुझे लगता है कि केवल असम के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा प्रदर्शन है। और जिस तरीके से इसकी तैयारी की गई, जिस तरह से इसका सादरीकरण हुआ, जिस तरह से एक पूरा सांस्कृतिक वातावरण इसके लिए बना, तो मैं मानता हूं कि एक वहां के समाज को भी इसका कॉन्फिडेंस आता है कि ये विकास की भाषा केवल डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नहीं है, भारत का जो कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी नए सिरे से मैनिफेस्टेशन होता है। और ऐसे में फिर आंसू जैसी ताकतें हैं, अलग अलग भाषाई आइडेंटिटीज है, या अलग अलग माध्यमों से समाज को बांटने की ताकत है, वो अपने आप ही कमजोर हो जाती है। तो मैं मानता हूं कि नए भारत का ये युवा जो है, जब इस मैसेज को, इस कल्चरल कनेक्टिविटी को, इस कल्चरल डाइवर्स सेलिब्रेशन को और उसके पीछे की यूनिटी को महसूस करेगा, तो वो अपने आप ही नए भारत के वसुधैव कुटुंबकम के मैसेज का वाहक भी बनेगा। और मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम ने वही एक निश्चित रूप से पूरे देश को भी और विश्व को भी दिखाया है। क्या प्रफुल्ल जी, ऐसा लगता है कि भारत की जो विविधता, और खासकर अगर पूर्वोत्तर की हम भारत के अन्य हिस्सों से बात करें, तो एक जो दूरी थी और फिजिकल कनेक्टिविटी की ही जो दूरी थी, क्या उसका फायदा उन ताकतों ने भी उठाया? क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई राजनीतिक पॉलिटिकल विल उस तरह की नहीं है कि उनको जोड़ा जाए, उसमें ये गुंजाइश रह गई और उस गुंजाइश का फायदा उन तत्वों ने हमेशा से उठाया। और आज जब प्रधानमंत्री उस कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं और उस कल्चरल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो वो उसको एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है उनकी कि सब एक बराबर है, सब एक साथ है, और यही भारत की ताकत है और विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है ये। बिल्कुल। देखिए ऋतु जी, ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि बहुत बार जब हम
पूर्वोत्तर की बात करते हैं और पूर्वोत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। दीपक जी का इसमें बहुत बड़ा अनुभव रहा है, लेकिन हम आज के भारत के जो मैप है उसको देखकर करते हैं, और उसके कारण ये टायरनी ऑफ डिस्टेंस स्वतंत्रता के बाद सिस्टमैटिकली पॉलिसीज के द्वारा भी बढ़ाया गया। आप इमेजिन कीजिए, जब भारत अखंड था, बांग्लादेश का आज का जो हिस्सा या पहले पूर्वी पाकिस्तान का था, तो क्या त्रिपुरा सही में दूर था? क्या त्रिपुरा के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं थी? क्या त्रिपुरी देवी मंदिर का उस समय मेला नहीं लगता था क्या? आज त्रिपुरी देवी मंदिर का जैसे उदाहरण दिया कि अलग अलग फेस्टिवल्स है, चाहे वो परशुराम कुंड का मेला हो, चाहे वो हम देखते हैं कामाख्या का हो, शक्तिपीठों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, मणिपुर वैष्णव समुदाय का बड़ा केंद्र रहा है। तो ये जो सारी कनेक्टिविटी थी, हमने यात्राओं मेलों के माध्यम से हमने बना के रखी थी इतिहास में। लेकिन कॉलोनियल पीरियड में भी, ब्रिटिश पीरियड में, और दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी, और खास करके बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान होने के कारण, ये जो एक फिजिकल डिस्टेंस और मेंटल डिस्टेंस, उसके कारण इमोशनल डिस्टेंस, तो निश्चित रूप से भारत विरोधी ताकतों ने इसका फायदा भी उठाया, इन आइडेंटिटीज के आधार पर कुछ मिलिटेंसी भी खड़े करने की। आप देखिए पिछले 8-9 वर्ष में कितने ऑर्गेनाइजेशंस की दुकानदारी खत्म हो गई, उनके जो हथियारों के थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रफुल्ल जी। और ये उन 9 सालों का मौजूदा सरकार के तमाम प्रयासों का ही नतीजा देखा जा रहा है। दीपक दीवान जी, जिस तरह से प्रफुल्ल जी ने भी कहा कि ये जो एक तरह से असंतुष्ट तत्व भी एक था, आज जब स्टेडियम में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी रही, एक इतना बड़े समारोह में जितनी संख्या में लोग मौजूद रहे, क्या ये एक संकेत दे रहा है कि वो जो असंतुष्ट तत्व था उस तक भी सरकार पहुंचने में कामयाब रही है? अगर आप प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितने रिलैक्स लग रहे हैं, और लोगों का रिस्पांस देख के वो भी खुश लग रहे हैं उसमें। आप देखिए ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जो सरकार ने काम किया उसका नतीजा है। आपको एक चीज बताऊं, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, विच इज लाइक अ प्लानिंग कमीशन नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए, उसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के हेडक्वार्टर में 2 बार गए हैं। उनसे पहले जो कोई प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के ऑफिस में गए हैं शिलोंग में, वो थे मोरारजी देसाई। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतने सालों की। जी, जबकि असम से मनमोहन सिंह जी जीतते, वहीं से इलेक्शन उनको नॉमिनेट किया जाता था राज्यसभा के, वो कभी नहीं गए शिलोंग तक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के ऑफिस में। ये देखिए, जब प्रधानमंत्री देश का हर नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए इंटरेस्ट लेता है, तो नेचुरली पूरा उसका मंत्रिमंडल अब सब कुछ साथ में चलता है। अब उसका जो नेट रिजल्ट है आज आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो लोगों के ऊपर खुशी दिख रही है आपको, जो प्रधानमंत्री को देख के हाथ हिला रहे हैं रोड साइड पे, वो उसको भी प्रधानमंत्री उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देखने वाली है। जी दीवान जी, इसी के साथ मौजूदा सरकार ने फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ सोशल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, कल्चरल कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। आपको लगता है पूर्वोत्तर की तस्वीर पिछले 9 सालों में, अगर हम पिछले 40 साल की तुलना करें, तो एक तरह से जमीन आसमान का वो तब्दीली दिखाई देती है? मैं तो कहूंगा कि कायाकल्प हो गई है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां आपने ब्रिजेस देखे हैं, ब्रिजेस से सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को कार्गो वगैरह ये सब समस्या सॉल्व हुई है, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ी है, लोगों की लाइफस्टाइल है, जो उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका फायदा लोगों को हुआ है। अब देखिए म्यांमार में जो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, हमारी वो ट्राइलेटरल हाईवे नहीं शुरू हुआ, मगर हमने बांग्लादेश के थ्रू ये बाई रोड रास्ता निकाल दिया। 2 जगह से हमारे वो रोड से कनेक्टिविटी शुरू होगी बांग्लादेश की।
जी और बिल्कुल दीवान जी, पूर्वोत्तर भारत का वो हिस्सा है जिसकी अपनी रणनीतिक एक तरह से महत्व भी है और लगातार ये कोशिश की जा रही है मौजूदा सरकार द्वारा कि पिछले कुछ सालों में या 2-3 दशक में जो तस्वीर पूर्वोत्तर को लेकर थी उस तस्वीर को बदला गया है। आज प्रधानमंत्री ने इसी असम की धरती से एक आह्वान और करा युवाओं से कि युवाओं को ही बदलाव का वाहक बनना है और ये जो सांस्कृतिक विविधता भारत की है, यही विविधता भारत की सबसे बड़ी मजबूती है, भारत की ताकत है। इसी ताकत के साथ भारत को विकसित भारत की राह पे आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।